हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम को करने वाले हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर से। और ये सवाल हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक अलजेब्रिक मेथड से और दूसरा ग्राफिकल मेथड से। हालांकि दोनों में अलजेब्रा आपको करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है कि अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। इसका मतलब है कि एक कार जिसका कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट अल्फा है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, और वो रेस्ट से एक्सेलरेट होती है। इसका मतलब कि इनिशियल स्पीड जो थी उसकी 0 थी। आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा। उसके बाद कुछ दूर एक्सेलरेट होने के बाद वो फिर डिसेलरेट्स होने लगती है। डिसेलरेट का मतलब क्या है कि अब वो उसका एक्सेलरेशन जो है उसके मोशन के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट हो गई। इसका मतलब अब वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगेगी और फाइनली टू कम टू रेस्ट, रुक जाएगी। अगर इस पूरे यात्रा के दौरान टोटल टाइम इलेप्सिस टी सेकेंड्स दिया हुआ है, तो हमें निकालना है कि कितनी डिस्टेंस कार ने ट्रेवल करी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है और कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। सबसे पहले हम इस सवाल को एक बार डायग्राम के जरिए समझते हैं। लेट अस से कि मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक है ए और दूसरा है बी। अब गाड़ी ए से बी तक चलती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि बीच में कहीं एक कोई जगह है सी। गाड़ी ए से सी तक एक्सेलरेट होती है, इसको यहां पे मैं लिख देता हूं, और सी से बी तक डिसलेरेट होती है। डिसलेरेट मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, और यहाँ का एक्सेलरेशन है अल्फा और यहाँ का एक्सेलरेशन है, इसको मैं लिख देता हूं माइनस बीटा। और इस पूरे जर्नी में समय लगता है टी। तो अब हम क्या करते हैं, लेट अस से कि ए से सी तक टी1 टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली सी से बी तक कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना है हमारा, टी सेकेंड। तो टी माइनस टी1। ठीक है, ये टी1 ए से सी तक जाने में लगा, तो सी से बी तक टोटल टी लगा है, तो उसमें से टी1 घटा देंगे, टी माइनस टी1। अब चलिए, इनिशियल कंडीशन क्या है कि यहां से जब गाड़ी ए से चला, ए पर 0 था, सी पर वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो हमने मान ली vc, लेट मी, मैंने मान लिया। उसी तरीके से बी पर स्पीड क्या हो गई, 0, क्योंकि अल्टीमेटली वो गाड़ी आपकी रेस्ट में आ गई, ऐसा सवाल में कहा जा रहा है। ठीक है, और एक और चीज हम लोग मान लेते हैं कि ए से बी तक की जो दूरी है उसको हम लोगों ने मान लिया डी। ठीक है, तो अगेन इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ए से सी तक को मैं क्या कह देता हूं, D1। उसी तरीके से सी से बी क्या हो जाएगा, D माइनस D1। ये मैंने माना है। हमने क्या क्या माना है, हमारा एसम्पशन क्या क्या है, T1 D1, ये दो हमने माने हैं। ठीक है, बाद बाकी सारी चीजें, और VC, VC भी हमें नहीं पता है ना। ये तीन चीज हमने माना है। तो जाहिर सी बात है, अगर तीन चीज हमने माना है और हमारा एम क्या है, हमारा एम है फाइंड डी, ये हमें निकालना है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, कि जब भी हमें कोई क्वांटिटी निकालनी होती है तो उससे हम उसी टर्म में निकालते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है और टी गिवन है। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर अल्फा बीटा टी के टर्म में आना चाहिए। हमने जो वेरिएबल माना है उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब चलिए, अब हम लोग अब एक्चुअल सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए से सी तक एक्सेलरेट हो रहा है, तो पहले मैं ए सी तक कर देता हूं, और हम लोग बारी बारी से करेंगे, ए सी और फिर उसके बाद सी बी।
AC। अब चूंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हमारे दिमाग में वो 3 फॉर्मूला हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ VC बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, U प्लस AT, आपको फॉर्मूला पता है U प्लस AT। तो U कितना है 0, A कितना है तो प्लस अल्फा, और टाइम कितना लगा T1। तो यहाँ से VC हमारा आ गया अल्फा T1। ये इसको मैं बॉक्स में घेर देता हूँ, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और दूसरा इक्वेशन में लिख सकता हूँ VC स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। इसको मैं लिख सकता हूँ VC स्क्वायर बराबर U स्क्वायर हो गया 0 प्लस ट्वाइस अल्फा D1। तो इसका मतलब VC स्क्वायर बराबर हो गया 2 अल्फा D1। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब C से B तक की बात करते हैं। तो C से B तक जाने में टाइम कितना लगा T माइनस T1, और दूरी कितना है D माइनस D1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर पहला इक्वेशन लिख देते हैं V बराबर U प्लस A T। तो फाइनल कितना है 0, क्योंकि यहाँ पर फाइनल हमारा 0 है। और इनिशियल कितना है, इनिशियल तो C इसके लिए इनिशियल हो जाएगा, और C पर स्पीड हमने निकाल रखी है अल्फा T1। एक्सेलेरेशन कितना है माइनस बीटा, याद रखिएगा। और टाइम कितना लगा T माइनस T1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा अल्फा T1 माइनस माइनस बीटा T माइनस T1। अब चलिए यहाँ पे इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, T1 को एक तरफ कर लो, अल्फा T1 प्लस बीटा T1 बराबर बीटा T। तो यहाँ से T1 निकल गया हमारे बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा T। ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 कह दो, इसको इक्वेशन 3 कह दो। अब चलिए देखिए, अब CB में ही चौथा इक्वेशन, CB में क्या लिखेंगे, अगेन हम क्या जानते हैं V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। अब C से B तक में देखो, V क्या है, फाइनल स्पीड है 0, क्योंकि B पर स्पीड है 0। U स्क्वायर कितना है, तो U था आपका, U मतलब C पर VC, तो कितना हो जाएगा अल्फा T1 का स्क्वायर माइनस 2 बीटा D माइनस D1। चलिए इसको देखते हैं। तो यहां से हो गया, और अल्फा T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ VC स्क्वायर, C पर जो वेलोसिटी थी माइनस 2 बीटा D माइनस D1। अब देखिए VC को अल्फा T1 मैंने क्यों नहीं लिखा वो मैं आपको बताऊंगा। VC की जगह फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या है VC की जगह 2 अल्फा D1। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ 2 अल्फा D1 माइनस, इसको मैं बराबर के इस तरफ ले आया, बराबर माइनस 2 बीटा D माइनस D1। तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, और अल्फा बाय बीटा बराबर हो जाएगा D माइनस D1 अपॉन में D1। और यहाँ से थोड़ा सा मैं सॉल्व करूँ तो मुझे मिल जाएगा अल्फा अपॉन में बीटा बराबर D अपॉन में D1 माइनस 1। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। D अपॉन में D1 बराबर अल्फा बाय बीटा, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 1। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो D अपॉन में D1 बराबर अल्फा प्लस बीटा अपॉन में बीटा। अब चलो इसको उलट देते हैं, तो D1 बराबर, सॉरी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो D बराबर हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन में बीटा D1। और यहां पर देखो, यहां पर D1 क्या है, यहाँ पर D1 आपका हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक और काम रह गया है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, अगर मैं इक्वेशन 1 2 की बात ना भी करूँ तो भी मैं इसमें तीसरा इक्वेशन लिख सकता हूँ, ए से बी तक में। ए बी में मैं
सॉरी ए सी में मैं तीसरा इक्वेशन लिख सकता हूँ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस की वैल्यू है डी वन बराबर ये हो जाएगा, यू तो आपका 0 हो जाएगा, हाफ अल्फा टी वन स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में बीटा इंटू डी वन, हाफ अल्फा टी वन स्क्वायर, और टी वन देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाल रखा है, तो क्या हो जाएगा, डी बराबर अल्फा प्लस बीटा अपॉन में बीटा इंटू हाफ अल्फा टी वन क्या है, बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो ये कट गया स्क्वायर, बीटा से बीटा कट गया, तो आपका डी बराबर हो गया हाफ अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। और मैं इस सवाल को आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर करिए एक बार खुद से समझ करके। तो अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, चलिए पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको दूसरे तरीके से करेंगे। तो अब चूंकि सवाल मैं आपको समझा चुका हूं, तो अब मैं डायरेक्ट ग्राफ पे आऊंगा। तो अब जैसे कि आपको पता है, कह रहा है कि पहले वो कुछ समय ये हमारा है टाइम एक्सिस और ये हमारा है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो अगर मैं कह देता हूं कि t बराबर 0 से वो शुरू करता है, इसका मतलब t बराबर 0 पर उसकी स्पीड 0 है, अब वो एक्सेलरेट होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से। तो जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो आपको समझ जाना है कि वीटी ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ये मैं बेसिक्स वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और जैसे ही स्लोप कांस्टेंट हुआ, आपको समझ जाना है कि वो स्ट्रेट लाइन होगा, इसका मतलब उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। तो लेट अस से कि बढ़ करके कुछ हो गई, कुछ समय तक बढ़ी। अब कुछ समय तक बढ़ने के बाद मैं इसको कह देता हूँ t1 समय तक बढ़ी, और बढ़ करके कुछ स्पीड हो गई होगी। अब मुझे आइडिया नहीं है अभी कितनी हुई होगी, हम लोग इसको निकालेंगे। लेट अस से ये वही पिछले वाले सवाल से अगर कंपेयर करोगे तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका सी है, ठीक है। अब उसके बाद अब फिर कुछ समय बाद से ये घटना शुरू होता है, तो फिर घटेगा, तो कुछ घटेगा, तो मान लो ऐसे घटा, तो घट करके फिर क्या हो गया, 0। तो ये t समय होगा, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये हो गया आपका t1 समय, और यहां से यहां तक आपका हो गया t माइनस t1, ठीक है। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये है t, टोटल टाइम कितना लगा है इसको t। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दूं, ये जो है यहां से यहां तक जो टोटल है वो क्या है, t, यहाँ से t1 और ये हमने माना है t1। चलिए ठीक है। और स्लोप, अब हम स्लोप की बात करते हैं। तो स्लोप आपको पता है वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब अगर मैं इसको, ये एंगल लेट अस से थीटा 1 है और ये एंगल आपका थीटा 2 है, ठीक है। क्योंकि स्लोप हमेशा याद रखिएगा, स्लोप जब भी लेंगे स्लोप में जो होगा tan थीटा, और थीटा हमेशा, थीटा इज ऑलवेज, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसमें क्या है, इसमें टाइम है, टाइम एक्सिस, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा। और यहां से मैं लिख सकता हूं, हमें गिवन है क्वेश्चन में क्या, कि tan थीटा 1 बराबर अल्फा और tan थीटा 2 बराबर माइनस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा 2 और tan पाई माइनस थीटा 2 का वैल्यू हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब ये tan पाई माइनस थीटा 2 बीटा कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि अगर मैं tan पाई माइनस थीटा 2 को लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा 2, तो ये हो जाएगा बीटा, और माइनस को उधर लेके जाएंगे तो वापस से हमें यही इक्वेशन मिल जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता। चलिए अब देखते हैं, तो अब यहाँ पे कैसे किया जाए, सवाल को कैसे बनाए। अगेन कुछ भी नहीं करना, आपको बस दो इक्वेशन लिख देना है। पहला क्या है, ये जो हाइट है ये क्या है, ये है वेलोसिटी एट सी। तो सबसे पहले इस पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूं नया पी। सबसे पहले ट्राइंगल एसीडी में, यहीं पे मैं बना देता हूं ट्राइंगल एसीडी में, अगर मैं tan थीटा की वैल्यू लिखूं, tan थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन में ए डी। पता आप परपेंडिकुलर ओपन बेस में था, लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डी की वैल्यू हो जाएगी वी सी और ए डी की वैल्यू है टी वन, और tan थीटा 1 क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर वी सी अपॉन में टी वन, तो वी सी आपका हो जाएगा अल्फा टी वन। गुड। अब यहां पर मैं लिखता हूं ट्रायंगल, इसको मान लो ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, इसमें भी क्या हो जाएगा, tan पाई माइनस थीटा 2, इस ट्रायंगल में देखेंगे सी डी ई में, तो इसे मैं लिख सकता हूँ सी डी अपर अपॉन में, सी डी अपॉन में क्या लिखूंगा, डी ई, डी, और tan पाई माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा, बीटा, आपको पता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ना। चलिए, तो सी डी की वैल्यू, सी डी हो जाएगा वी सी अपॉन में डी, डी कितना आ जाएगा, टी माइनस टी वन, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, वी सी बराबर बीटा टी माइनस टी वन, और इसको कह दो इक्वेशन 1 और इसको कह दो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, अल्फा टी वन बराबर बीटा टी माइनस टी वन। अगेन यहाँ से सॉल्व करें, सॉल्व आपने ये सॉल्व कर रखा है, अल्फा अपॉन बीटा, सॉरी टी वन को एक तरफ करेंगे तो यह जाएगा अल्फा प्लस बीटा टी वन बराबर बीटा टी, तो टी वन हो जाएगा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ये है बीटा, ये हो गया टी वन। अब देखिए, अब वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, आपको पता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, जो कि वन डायमेंशन है, कहीं भी पार्टिकल ने अपना डिस्टेंस मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो बराबर होगा डिस्टेंस के। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तभी बराबर होता है जब पूरे मोशन के दौरान पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना किया हो। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया दोनों ट्रायंगल का आप लिख लो, आप भली बात ही जानते हैं एरिया, तो क्या हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD और CDE, ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये हो जाएगा हाफ इंटू CD इंटू AD और CD इंटू DE, CD इंटू AD प्लस हाफ इंटू CD इंटू DE, कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा हाफ CD इंटू AD प्लस DE, और AD प्लस DE जो देखो जरा सा क्या है,
ए डी प्लस डी पूरा क्या है, टाइम, और सी डी है वी सी। ये हो जाएगा हाफ इंटू वी सी इंटू टी, और वी सी की वैल्यू आपको पता है, वी सी की वैल्यू क्या निकाली आपने, वी सी की वैल्यू है आपके अल्फा टी वन, तो लिख दो अल्फा टी वन इंटू टी, और टी वन की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, क्या निकाली, अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, देखा हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। तो ये रहा आपका डिस्टेंस। देखो इसमें थोड़ा सा कम अलजेब्रा करना पड़ा, है ना। तो ये था आपका सवाल, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथमेटिकली इन्वॉल्व है, ठीक है। आपको उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। क्या कह रहा है इसमें, स्मॉल बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड। बहुत बढ़िया। चलिए पढ़ते पढ़ते हम लोग सवाल को समझ भी लेते हैं क्या है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये है। अब किसी ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, कितनी स्पीड से, u से, दिया है ना u, हाँ, फ्रॉम द ग्राउंड, बढ़िया। द बॉल एक्सपीरियंसेस अ रेजिस्टिव फोर्स m के v स्क्वायर, रेजिस्टिव फोर्स। जब भी रेजिस्टिव फोर्स आए ना, तो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए जिस तरफ मोशन है उसके अगेंस्ट फोर्स लग रहा है। तो बॉल किधर जा रहा है, मान लो u से जैसे ऊपर गया होगा तो इसकी स्पीड कम हुई होगी, मान लो v हुई होगी। तो जब ऐसा हुआ होगा तो इस पर फोर्स लगा कितना, m के v स्क्वायर, नीचे की दिशा में। क्यों नीचे की दिशा में, बिकॉज दिस इज अ रेजिस्टिव फोर्स, मोशन के अगेंस्ट लगता है। तो मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ और फोर्स लग रहा है रेजिस्टिव नीचे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज, ये कहां तक जाएगा मैक्सिमम, मान लेते हैं मैक्सिमम यहां तक आया। तो मैक्सिमम जाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहां पर इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब भी आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो कुछ दूर बाद जाकर के स्पीड उसकी जीरो हो जाती है, और फिर वो वहां से नीचे आने लगता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट की कंडीशन क्या होगी, जहां पर उसकी स्पीड जीरो हो जाए। तो ये हाइट मुझे निकालनी है, ठीक है। अब जरा सा इस रेजिस्टिव फोर्स को समझते हैं। ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ना, ये क्या है, m के v स्क्वायर। देखो m है आपका, इसमें m के बारे में नहीं दे रखा, और m बेसिक, सॉरी हाँ, m आपका क्या है, मास, k सम कांस्टेंट, v क्या है, जो उसकी उस समय पर स्पीड है। क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे ही बॉल ऊपर जाएगी उसकी स्पीड चेंज होगी, और जैसे स्पीड चेंज होगी उसका रेजिस्टिव फोर्स भी चेंज होगा। क्योंकि जनरली ऊपर जाने पर स्पीड घटती है, तो रेजिस्टिव फोर्स भी, चूंकि v घटेगा तो रेजिस्टिव फोर्स भी घटेगा, और v बढ़ेगा तो रेजिस्टिव फोर्स बढ़ेगा। ये इसका मतलब हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब हम अब हम पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। अगर इस पर रेजिस्टिव फोर्स है, इसका एक्सेलरेशन कितना है। आपको यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा एक नियम कि F टोटल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन। चलिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसे सवालों को आप बनाएं तो आपके दिमाग में हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर के दिशा को वाई एक्सिस मान रहा हूँ, ठीक है। और ये है मेरा ओरिजिन, और ऊपर को मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ और नीचे को मैं नेगेटिव कह रहा हूँ। ये मेरा ओरिजिन है, ऊपर वाई डायरेक्शन, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। चलो, तो इसका मतलब इस पर फोर्स जो लग रहा है पहले वो दिखा देते हैं। एक तो रेस्टिव फोर्स, और दूसरा क्या लग रहा है यहाँ पर फोर्स, mg। तो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg माइनस माइनस m के v स्क्वायर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन्स लॉ से ऐसा होता होगा, है ना, क्योंकि टोटल फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस के वी स्क्वायर।
ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो अब बस आगे की कहानी आसान है। ये हम ले आए, ये आप देखिएगा कहाँ से ले आए, ये हमने लाया न्यूटन्स सेकंड लॉ से। ठीक है, टोटल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। और टोटल फोर्स लग कहाँ, दो ही फोर्स लगना है, एक तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा रेस्टिव फोर्स जो कि एयर लगा रही है। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए। तो क्या एक्सीलरेशन को dv बाई dt लिख देते हैं, dv बाई dt। लेकिन जब आप ऐसा लिखोगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, तो वो हमें चाहिए नहीं। हमें एक फाइनल सिचुएशन पता है कि v बराबर 0 पर इसकी हाइट कितनी है, मैक्सिमम h, और ये h मुझे, हमारा एम क्या है, हमारा एम है ये h मुझे निकालना है। तो हम क्या करते हैं, dv बाई dt न लिख रख करके हमने आपको एक और चीज बताई थी, एक्सेलरेशन बराबर v इंटू डी वी अपॉन में डी वाई। याद है, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अब यहां से आपका काम हो जाएगा। v डी वी, सारे v को एक तरफ करो, तो माइनस को आप ऐसे कर दो, इसको कर दो g प्लस के वी स्क्वायर बराबर माइनस डी वाई। यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली माइनस को कॉमन ले लिया और ये हो गया ऐसे, और माइनस डी वाई को उधर लेके चले गए और इसको इधर लेके चले गए। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट लिमिट ध्यान रखना है, यहाँ पे v की लिमिट, चूंकि इंटीग्रेशन में v करना है और इधर y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y की वैल्यू जब 0 थी तो स्पीड कितना था, u। देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, जब पार्टिकल का y 0 था तो स्पीड कितना था, u। और फाइनल कंडीशन क्या है, जब स्पीड 0 हो गई इसकी, तो ये कितना हो गया, h, और यही h हमें निकालना है। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन आपको मैं करना सिखाता हूँ, ये अलग से v डी वी अपॉन में g प्लस के वी स्क्वायर। इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखो हमने क्या किया, इस g प्लस के वी स्क्वायर को कुछ मान लो t, g कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, और ये तो k रहेगा ही, g का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, k रहेगा, v स्क्वायर का डी 2v, और यहाँ पे dv लिख देते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, dt। देखो, अगर इस तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा तो चलो मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ कैसे इसको करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ के वी स्क्वायर बराबर टी माइनस जी। अब इसको देखो, अब इसको ऐसा करो, अब यहाँ पे वी स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट करो, के टू वी डी वी बाई डी टी। वी पहले पावर को, फिर वी को डिफरेंशिएट किया, टी को डिफरेंशिएट किया तो 1, और जी को किया तो 0, क्योंकि टी के पावर 1 है, और टी के पावर को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार टी के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा। अब मैंने डी टी को उधर ले आया, तो 2 के वी डी वी बराबर डी टी, और यहाँ पर वी डी वी बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में 2 के। अब चलो इसकी मदद लेते हैं और इसकी मदद लेते हैं, इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को वापस से वहां रख देते हैं, तो हमारे पास मिलेगा डी टी अपॉन में 2k, और g प्लस के स्क्वायर को हमने माना है t, और इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, 1 अपॉन टी के डी टी बाई टी एल एन टी, और t के बराबर t क्या माना है हमने, एल एन जी प्लस के वी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया, किसका इंटीग्रेशन, वी डी वी अपॉन में g प्लस के वी स्क्वायर का। अब चलो, अब इसको यहाँ पे रख देते हैं, 1 अपॉन में 2k एल एन जी प्लस
के वी स्क्वायर। अब लिमिट रखना है हमें, यू 0 बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एच। अब देखो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे वी की, तो वी की जगह 0 रखो तो क्या बचेगा 1/2 के ln g माइनस, फिर 1/2 के ln g प्लस के यू स्क्वायर बराबर माइनस एच। और ये हो जाएगा हमारा, माइनस को इधर ले आएंगे तो h हो जाएगा 1/2 के ln g प्लस के यू स्क्वायर माइनस, चूंकि माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो 1/2 के ln g। और आपको पता है कि 1/2 के ln a माइनस ln b, तो ये हो जाएगा ln a अपॉन में b। और इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 1/2 के ln 1 प्लस के यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है या गलत? तो देखो u से हमने फेंका उसे, तो अगर मैं u को 0 कर दूं तो पार्टिकल वहीं रहना चाहिए, इसका मतलब h की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। देखो अगर मैं इस u से, जिस u से मैंने उसे फेंका, अगर मैं उसी u को 0 कर देता तो पार्टिकल जाता ही नहीं, पार्टिकल ओरिजिन पे ही रहता, तो हमारा आंसर मैच करना चाहिए। तो चलो रख दो, u को 0 रखो, तो 1/2 के ln 1 प्लस 0, u की जगह 0 रख दी, और ln 1 क्या होता है 0, तो h बराबर 0। इसका मतलब हमारा सेटिस्फाई है ना। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। हालांकि अगर इसको देखोगे तो ये सारे ऑप्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन जस्ट इस आंसर को हमने वेरीफाई किया और कुछ भी नहीं। ऐसा कभी कभी आपके काम भी आ सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हर ऑप्शन में जब यू आप 0 रखोगे तो एच की वैल्यू 0 ही आएगी, है ना। तो इस टेक्निक से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, है ना। तो आपने देखा ये सवाल सवाल आसान था, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें ज्यादा करना था। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।